Good morning everyone. So now from today, as you know, we will start our next chapter and its name is magnetic effect of electric current. Okay. So first of all, this is chapter number. Which chapter is this? तो आपने अभी third chapter जो है वो over किया है. So this is chapter number 4 and its name is magnetic effect of electric current. Magnetic effect of electric current. So as you know, ये जो चैप्टर 4 है दिस इज फ्रॉम द नेक्स्ट यूनिट जो आपने सेकेंड यूनिट ओवर की है. उस यूनिट के बाद में दिस चैप्टर इज इन द थर्ड यूनिट नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. And in this unit number 3, 2 chapters are there. One chapter is this one, magnetic effect of current, and second chapter is magnetism. तो इसको हमें यहाँ पर सबसे पहले स्टार्टिंग वैसे ही करनी है जैसे आपने 10th क्लास में थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड. उसी टाइप के बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं या फिर रिकॉल कर लेते हैं. तो सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट था यहाँ पर, जो चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, होता क्या है. तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब जस्ट लाइक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की किसी भी वायर में जब करंट फ्लो होता है तो क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या नए फिनोमेना हुए, उसी से जो है चीज़ों की इन्वेंशन हुई, नई नई चीज़ें बनाई गई. तो जैसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट था, वायर में करंट फ्लो हुआ तो क्या वायर प्रोड्यूस करता है, हीट. पहले उसको ड्रॉबैक माना गया, बाद में उससे चीज़ें बनाई गई. इसी तरह से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की जब किसी भी वायर में करंट फ्लो कराई गई तो उस वायर ने हीट के साथ साथ एक और जो है वो नई चीज शो की एंड दैट वाज मैग्नेटिज्म. मैग्नेटिज्म भी प्रोड्यूस होता है उस वायर के आसपास. तो ये जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होना था किसी भी वायर में, कि कब किस कंडीशन में, जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है. दिस फिनोमेना इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो आप डिफाइन करेंगे कि व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन अ वायर देन इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म. दिस इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो क्लियर हो गया. अब कैसे हुआ होगा तो उसके लिए प्रैक्टिकल ही किए गए होंगे. कैसे पता चला कि वायर में मैग्नेटिज्म होता है, तो उसके लिए सपोज दैट ये करंट कैरिंग वायर है और इस करंट कैरिंग वायर में जब करंट फ्लो हो रही थी तो उसके आसपास कोई ऐसी चीज, मतलब उसके आसपास क्या होना चाहिए, उसके आसपास जो है वो मैग्नेट, दूसरा कहीं से किसी मैग्नेट की प्रेजेंस थी और जैसे इस वायर में करंट फ्लो हुआ तो उसके पास में रखा हुआ मैग्नेट जो था वो डिफ्लेक्ट हो गया. तो जब इसके पास रखा हुआ मैग्नेट डिफ्लेक्ट हो गया तब पता चला कि इसका मतलब ये जो वायर है ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है. अगर इसमें मैग्नेटिज्म आ रहा है तो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है. अब कैसे पता करें. अब जब ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा तो फिर सिंपली जितनी भी चीजें मैग्नेट में होती हैं क्या वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज भी इसमें थी. तो क्या क्या प्रॉपर्टीज मैग्नेट में होती हैं, जैसे कि जो मैग्नेट होता है उसमें सबसे पहले तो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ. तो वायर है, मैग्नेट तो सिंपल सी चीज़ है कि मैग्नेट किसी भी टाइप का हो, बार मैग्नेट हो या फिर हॉर्सशू मैग्नेट हो या फिर मैग्नेटिक कंपास हो, हर किसी में पोल्स आराम से हम देख सकते हैं. लेकिन वायर में पोल्स, ये तो बड़ा सरप्राइजिंग है. और कैसे पता करेंगे वायर्स में पोल्स कहाँ होते हैं, कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो ये बात तो सही थी, हाँ वायर में भी पोल होते हैं, पोल मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, पोल होते हैं. ये सब चीज़ें धीरे 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 करके आपको आगे समझ में आती रहेंगी जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे. मतलब प्रॉपर्टीज कौन सी सेटिस्फाई कर रहा है और मैग्नेट की तरह एक्चुअली बिहेव कर रहा है या नहीं, ये हमारा मेन एम है. तो सबसे पहले वो मैग्नेटिक इफेक्ट शो कर रहा है, मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, यानी कि इसके पास पोल्स भी होते हैं. दूसरी बात, दूसरी जो कुछ प्रॉपर्टीज थी, जैसे अगर ऐसे किसी वायर को फ्रीली सस्पेंड करें तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्टे करता है. जैसे कि मैग्नेट फ्रीली सस्पेंड करने से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टे करती है, इसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रॉपर्टी. उसके अलावा ये जो है अदर मैग्नेट के अपोजिट पोल को अट्रैक्ट करेगा, सेम पोल को रिपेल करेगा, या फिर आयरन से बने ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करेगा, ये कहलाती है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी. ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होती है. और बहुत सारी चीज़ें आपको पता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस टाइप की होनी चाहिए, ये सब कुछ इसमें होता है. और यही सब कुछ हमें स्टडी करना है. यानी कि कुल मिलाकर हमें इस चैप्टर में मैग्नेट को स्टडी नहीं करना है, हमें इस चैप्टर में वायर को स्टडी करना है और बिल्कुल मैग्नेट की तरह स्टडी करना है कि ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है. ओके.
और फिर इसके बने एप्लीकेशंस, और फिर इसके इतने एप्लीकेशंस बने कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं मोस्टली वो सारे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर ही बेस्ड हैं, तभी उनकी वर्किंग बहुत अच्छे से हो पाती है। इस टाइम मेरे पास जो ये कॉलर माइक है, इट इज आल्सो बेस्ड ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कैसे कि इसमें ये जो इस तरह से ये लगे हैं ना, इन दोनों को जो ईयरफोन्स जो हैं इसमें, इनको अगर मैं ऐसे करके ज्वाइन कर दूँ तो इसमें जो है वो जो साउंड अभी प्रोड्यूस हो रही है, जो साउंड आप तक जा रही है, वो साउंड बंद हो जाती है, यानी कि अपने आप से ऑफ हो जाता है इन दोनों को ज्वाइन कर देने से। तो यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें जो मैग्नेट है वो मैग्नेट क्या कर रहा है, इस कॉलर वाइप को स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने का काम कर रहा है। तो यानी कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो बहुत पावरफुल है। जहाँ भी मैग्नेटिज्म जो है वो विदाउट एन एक्चुअल मैग्नेट अगर वर्क कर रहा है, क्योंकि एक्चुअल मैग्नेट अगर आप उस जगह रखते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होती है कि मैग्नेट बहुत बड़े साइज की है या फिर मैग्नेट अरेंज नहीं हो पा रही, जो भी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से अगर हम मैग्नेट को इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से मैग्नेट बनाते हैं, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करते हैं, तो वो मैग्नेटिज्म बहुत आसानी से भी प्रोड्यूस हो सकता है और बहुत पावरफुल भी हो सकता है। ये आप आगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कर लिया। अब हम इसके बाद डिफाइन करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड, तो ये भी एक ओल्ड कॉन्सेप्ट ही है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, उसको जो 10th वाली डेफिनेशन है उसके हिसाब से अगर एक्सप्लेन करें तो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ एक ऐसा स्पेस जहां पर उसका मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सकता है या फिर जहां तक उसका इन्फ्लुएंस होता है, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। तो वही ओल्ड डेफिनेशन है इसकी जो होती है कि इट इज द स्पेस around a magnet in which its force can be experienced is known as its magnetic field। तो वैसे तो मैग्नेटिक फील्ड पहले कहा जाता था कि मैग्नेट के आसपास ही होती है, लेकिन अब जो वायर है, करंट कैरिंग वायर है, अगर वो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड उस वायर के आसपास भी होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होती हैं। ओके, तो आपको दूसरी चीज ये भी पता है ऑलरेडी कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सर्कुलर शेप्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो क्लोज्ड कर्व बनाती हैं, है ना। ये सारी चीजें आई होप कि ऑलरेडी पता है, दोबारा डिस्कस ना करनी पड़े, क्योंकि यहाँ पर वो वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे आता कुछ नहीं है, बस वो कॉन्सेप्ट्स इतना काम करते हैं कि आपके आगे वाले कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने में हेल्प करेंगे। कोई भी नई चीज अचानक से आप नहीं पढ़ सकते। तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होती है। उसके अलावा आप एक चीज पढ़ चुके हैं कि जैसे कि मैग्नेट है तो उसके आसपास जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, वो क्या होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मतलब ये वो इमेजिनरी लाइंस हैं जो इसकी डायरेक्शन, ये वो इमेजिनरी लाइंस हैं जो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर साउथ पोल पे एंड होती हैं आउटसाइड द मैग्नेट। और ये जो लाइंस हैं ये कर्व्ड होती हैं, और ये जो कर्व्ड लाइंस हैं इन पर अगर हम किसी भी टाइम टेंजेंट ड्रॉ करें तो दैट टेंजेंट विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर। तो ये जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, हमेशा ये क्लोज्ड लूप बनाती हैं, क्योंकि आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ होती है और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ होती है। ठीक है, तो इसी तरह से वायर के आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं। क्योंकि आगे आपको इसमें रूल्स वगैरह पढ़ने हैं ना, तो थोड़ा सा इतना हिंट दे दिया मैंने, बाकी सारी चीजें बाद में जहाँ जहाँ नीड होगी वहाँ वहाँ डिस्कस कर लेंगे। ओके ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्सेप्ट के बाद में आ रहा है बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वो क्या है, वो है फिर से एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो 10th में था। बहुत सारी 10th की चीजें पढ़ लेंगे, फिर अब जो है वो 10th वाली चीज के आते हैं। तो ये क्या है, याद आ जाएगा आपको, हो सकता है देखकर, ऑर्स्टेड्स एक्सपेरिमेंट। याद है आपको, एक साइंटिस्ट थे हेंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया नहीं था, कोइंसिडेंटली उनसे हो गया था। किस चीज का, इसी का, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। ऑर्स्टेड एक्चुअली अपनी लैब में किसी दूसरे पर्पस से एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, किसी दूसरे पर्पस से, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि उसी टाइम कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो जाता है कि सर्किट भी है और निडल भी है, दो चीजें साथ में, निडल मैग्नेटिक निडल कंपास, दो चीजें साथ में रखी हैं। ये सर्किट मतलब ये करंट कैरिंग वायर और ये उसके साथ में मैग्नेटिक निडल।
दोनों साथ में थे, कोइंसिडेंटली रखा नहीं गया था, प्रैक्टिकल किसी और चीज का हो रहा था। और जैसे ही सर्किट को स्विच ऑन किया तो उसके साथ में रखी हुई जो मैग्नेटिक निडल थी वो सीधी नहीं रही, बल्कि स्विच ऑन करते ही वो रिफ्लेक्ट हो गई ऐसे। तो उन्होंने सडनली ये देखा कि अरे ये निडल पर किस चीज का इफेक्ट हुआ, कैसे ये रिफ्लेक्ट हो गई। फिर से देखा चेक करके कि अच्छा, फिर ऑफ किया, फिर से सीधी हो गई। ये कि ऑन करने से ऐसे हो रही, ऑफ करने से सीधी हो रही, तो सीधा सा रीजन है कि करंट की वजह से डिफ्लेक्शन हो रहा है। और मैग्नेट को डिफ्लेक्ट तो मैग्नेट ही करा सकता है, इसका मतलब ये जो है मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, अब जब ये क्लियर हो गया कि ये मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर रहा है, अब आती है इंपॉर्टेंट चीज की अच्छा तो फिर ये मैग्नेटिज्म जो है वायर के थ्रू है, उसकी डायरेक्शन भी बदल सकती है क्या? हमेशा निडल ऐसे ही डिफ्लेक्ट करेगी? क्योंकि ये मान लीजिए इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है, तो इसके पास में जब आप जो है वो साउथ लाएंगे तो अट्रैक्ट हो जाएगा, इधर आ जाएगा। और अगर ये जो है वो साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, इसके साथ में नॉर्थ पोल लाते हैं तो रिफ्लेक्ट करेगा। तो यानी कि कौन सा क्या पोल बन रहा है, कैसे ही हमेशा रहेगा। तो उन्होंने क्या करा कि करंट की डायरेक्शन पहले क्लॉकवाइज की, एंटी क्लॉकवाइज करके देखा, तो फिर से डिफ्लेक्शन चेंज हुआ। यानी कि पूरा का पूरा जो पूरा क्रॉस चेक करके देखा हर एक चीज से, फिर पता चला कि हाँ दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द करंट मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर रहा है। वो ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट था। तो अब हम उसको प्रॉपरली सर्किट डायग्राम बना के अच्छी तरह से उसको स्टडी करेंगे। तो ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट को आपको लिखना होगा। तो ये है ऑर्स्टेड का सर्किट डायग्राम। जो मेन चीज़ है वो दिखानी है, बाकी चीज़ें नहीं। एक करंट कैरिंग वायर इसकी वजह से होगा, बैटरी तो लगानी पड़ेगी, की भी लगानी है, स्विच ऑफ भी करके देखना है। इसके साथ में क्या बनाना है? इसके साथ में बनाना है एक मैग्नेटिक निडल कंपास, जो इस टाइप से, जो कैसे डिफ्लेक्शन करेगा, ऐसे रखा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में डिफ्लेक्शन करेगा, इधर जा सकता है या इधर जा सकता है, ठीक है। वर्टिकल भी कर सकता है, वर्टिकल प्लेन भी हो सकता है। वर्टिकल प्लेन अगर होगा, दोनों टाइप से डिफ्लेक्शन करते हैं, दोनों टाइप के कंपास होते हैं। वर्टिकल प्लेन होगा तो ऐसे और ऐसे डिफ्लेक्शन कर सकता है, किसी भी टाइप का ले सकते हैं। बल्कि डायग्राम यहाँ 3D है तो आप दोनों सिचुएशन में अज्यूम कर सकते हैं। आप ये भी मान सकते हैं ऐसे डिफ्लेक्शन हो रहा है, ये भी मान सकते हैं कि ये पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है। चलिए, इसके बाद आता है एक एक्सेस चार्ट हो सकता है, आपको याद हो एक्सेस चार्ट में हमें किस में जरूरत पड़ेगी, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ, कहाँ क्या होता है। तो वैसे नॉर्मली याद ऐसे रखते हैं कि नॉर्थ और ईस्ट पॉजिटिव लेते हैं, तो साउथ और वेस्ट नेगेटिव होता है। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लिया। ये करंट सर्किट में आपको कैसी दिख रही है, प्लस से माइनस बोलेंगे, प्लस से माइनस तो होती है, लेकिन कैसी, कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज है, ऐसे है ना। ये क्या है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज की जगह अगर हम ये माने कि ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो हम बोलेंगे साउथ टू नॉर्थ। ऐसा इसलिए किया, इसके पीछे एक लॉजिक है, वहां भी रख सकते थे साउथ नॉर्थ को, इसलिए ऐसा किया कि फिर याद रखना बड़ा मुश्किल था। साउथ से नॉर्थ करंट है, सर्किट निडल के ऊपर रखा है, निडल डिफ्लेक्शन करेगी वेस्टवर्ड, तो इतना सब कुछ पूरी लाइन याद रखना तो बहुत मुश्किल है, आपको ऐसे रह नहीं सकता। एक वर्ड बना ले, वही चीज़ है ना जो बहुत लंबी सी चीज़ें होती हैं, स्टेटमेंट बना लिया जाता है। जैसे आपने कार्बन रजिस्टर्स के लिए पढ़ा था ना, कार्बन रजिस्टर्स में रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड वाइफ, रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन विजिटेड गेटवे ऑफ इंडिया, याद हो गए सारे कलर्स। बिल्कुल वैसा ही यहाँ भी इस पूरे को याद रखने के लिए बनाया गया वर्ड, स्टेटमेंट नहीं वर्ड। वर्ड था स्नो, स्नो वर्ड में एस एन शुरू वाले बता रहे थे साउथ से नॉर्थ, करंट कैसे होनी चाहिए, साउथ से नॉर्थ, तो फिर डायरेक्शन को चेंज करना पड़ा, ऐसे करके ठीक है। देखिए अब ये ऐसे हम घुमाएंगे तो हमें याद कैसे रहेगा, पूरे के पूरे एक्सेस चार्ट को एक क्वाड्रेंट के बराबर घुमा लिया। साउथ यहाँ था, ऐसे करके घुमाया, कैसे घुमाया, पीछे की तरफ, या कह सकते हैं कि इधर नॉर्थ को ऐसे आगे की तरफ ले गया, साउथ पीछे की तरफ चला गया। हर एक नंबर आगे बढ़ जाएगा। साउथ यहाँ पहुंचा, ठीक है, यहाँ पहुंच गया। वेस्ट कहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा। तो हम लिख लेते हैं कि एक चीज को भूल ना जाए कहीं। वेस्ट ऊपर पहुंचा, नॉर्थ किधर आया, इधर आ गया, ये नॉर्थ आ गया। ईस्ट किधर आया, नीचे आ गया, ये ईस्ट है, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, इससे याद रहने वाला है, इसलिए ऐसा करना पड़ेगा। वो एक्सेस चार्ट साइड में बना लिया, जरूरी नहीं बनाना, रफली इस साइड में एक्सेस चार्ट बना लिया, ये ऐसे करके एक एक क्वाड्रेंट घुमा के एक आगे बढ़ा के नंबर और यहाँ लिख लिया,
ठीक है। अब हम आसानी से बता सकते हैं सर्किट में करंट कैसी, तो आप कहेंगे साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, ठीक है। तो साउथ से नॉर्थ सर्किट में करंट फ्लो हो रही थी। सर्किट, एक चीज और आप देख रहे हैं, सर्किट इज ओवर द नीडल कह सकते हैं। सर्किट नीडल के ऊपर रखा है, इसकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस है, नीचे रख देंगे तो चेंज हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसके पोल्स का इफेक्ट पड़ेगा। अभी पोल्स तो पता नहीं, लेकिन हाँ पोल्स बन रहे हैं और वो बदल जाएंगे अगर हम नीचे रख देते हैं, तो फिर इसका भी डिफ्लेक्शन बदल जाएगा, ठीक है। तो सर्किट इज ओवर द नीडल, तो फिर डिफ्लेक्शन क्या होगा, तो डिफ्लेक्शन तो प्रैक्टिकल करके देखा गया होगा ना, डिफ्लेक्शन कैसा हुआ उस कंडीशन में। तो ऑर्स्टेड ने देखा कि जब ऐसी ऐसी सिचुएशन थी तो डिफ्लेक्शन, निडल सीधी थी जब सर्किट स्विच ऑफ था, और जैसे ही स्विच ऑन किया तो निडल पता है किधर गई, निडल डायग्राम बनाना सीखना पड़ेगा, गलती ना हो उसमें बिल्कुल भी, ऐसे है डायग्राम और ऐसे डॉटेड लाइन ही बनानी है, क्योंकि दोनों पोजीशन दिखनी चाहिए। निडल सीधी वाली भी दिखानी है, टेढ़ी वाली भी दिखानी है, तो टेढ़ी वाली डॉटेड लाइन से, सीधी वाली सॉलिड लाइन से, ठीक है, ओके। तो ये आपका जो डिफ्लेक्शन था किधर हुआ, नॉर्थ में थी, किधर गई, वेस्ट वर्ड्स गई ना, ये तो बोलेंगे। ऐसे इधर से बताना तो ठीक नहीं है, ऊपर वाले एंड को बता देते हैं किधर गया, तो आप बोलेंगे निडल गेट्स डिफ्लेक्शन वेस्ट वर्ड्स, है ना। अब चार चीजें याद रखना है, एक तो ये कि सर्किट में करंट साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, दो चीजें हो गई, साउथ से नॉर्थ, दोनों आगे डायरेक्शन। सर्किट इज ओवर द निडल, ऊपर, ऊपर सर्किट ऊपर है निडल, ठीक। चौथा, निडल गेट्स डिफ्लेक्शन वेस्टवर्ड, निडल को डिफ्लेक्शन की तरह मिला वेस्ट में। क्या बनाया वर्ड, स्नो, अभी बताया था मैंने, इसलिए करा था ये सब। सर्किट में करंट साउथ से नॉर्थ, सर्किट इज ओवर द निडल, ओवर, ओ, निडल गेट्स डिफ्लेक्शन वेस्टवर्ड्स, डब्ल्यू, वेस्ट। आगे सारी चीजें सीक्वेंस में आएंगी, आराम से याद रहेगा, कभी नहीं भूलने वाले। अगर स्नो याद आ गया तो ऑस्टर्स एक्सपेरिमेंट याद आ गया, कहीं भी स्नो को देख के आपको ऑस्टर्स एक्सपेरिमेंट याद आ जाए, है ना, तो बस ऐसे ही हमें याद रखना। सो स्नो, ये हमारा जो है पहला पॉइंट हो गया, जिसमें आपको डिफाइन करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं बताना है, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में बता देंगे कि हांस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट and by which it is proved that current carrying wire or circuit produces magnetism around it, and for this the requirements क्या सकते हैं, requirements are a circuit in which a battery and a key with connecting wires and a magnetic needle or compass. उसके बाद जब परफॉर्म करेंगे तो बता देंगे कि when the switch is on then current starts flowing in the circuit, and due to this a needle which is placed close to the circuit gets deflected. And in this experiment we get the following four important conclusions. क्या conclusions लेंगे उनको आप पॉइंट वाइज लिखेंगे, ठीक है, वर्किंग या कंक्लूजन सब एक ही में आ गया। पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे कि when the current in the circuit is south to north and circuit is over the needle, then needle gets deflection westwards. पहला पॉइंट हो गया, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। दूसरा पॉइंट समझिए, दूसरे पॉइंट में क्या है, दूसरे पॉइंट में इसका उल्टा, उसके लिए वर्ड बनाने की जरूरत ही नहीं है, इसी को उल्टा कर देंगे। क्या उल्टा करेंगे, दो तरह से कर सकते हैं। तो ये है कि सर्किट में करंट उल्टी हो जाए, अपोजिट, नॉर्थ से साउथ, ओवर को भी टच नहीं करेंगे, सारे चेंजेस एक साथ मत करिए, ओवर ही रहेगा, सर्किट ऊपर ही है मिडल के, बस सर्किट में करंट कैसी होगी, नॉर्थ से साउथ, मतलब प्लस टर्मिनल इधर माइनस इधर आ गया, सर्किट में करंट ऐसी आ गई, तब क्या होगा, निडल डिफ्लेक्शन हमेशा प्रीवियस केस का अपोजिट करे, कोई भी चेंज करे, तो निडल गेट्स डिफ्लेक्शन ईस्टवर्ड्स, ठीक है। अब आप बताएंगे कि नाउ द करंट इन द सर्किट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और एंटी क्लॉकवाइज एंड सर्किट इज ओवर द निडल, या फिर ये कह सकते हैं कि वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द सर्किट एंड इट इज north to south, then the direction of the deflection also get reversed, it means it is an eastward direction, okay। दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा पॉइंट अब क्या करेंगे, अब की बार में इसको टच नहीं करेंगे, इसको चेंज करेंगे, it means कि now if the position of the circuit is changed,
मीन्स द करंट इन द सर्किट इज साउथ टू नॉर्थ लाइक द प्रीवियस केस, बट द सर्किट इज प्लेस्ड बिलो द नीडल। तब भी पहले वाले केस का अपोजिट होगा, यानी कि क्या हुआ था कि साउथ टू नॉर्थ वाले में जब ओवर था तो वेस्ट वर्ड्स हो रहा था, साउथ टू नॉर्थ वाले में बिलो रख देंगे तो ईस्ट वर्ड्स होने लगेगा, ठीक है। और अब चौथा पॉइंट ये होगा कि इफ वी स्विच ऑफ द सर्किट, इट मींस नो करंट इज देयर इन द सर्किट, देन नीडल कम्स टू इट्स इनिशियल पोजीशन, नीडल अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाती है। ये है ऑस्टेड सिस्टम, ओके। इसमें एक काम और कर सकते हैं हम कि अब हम, क्योंकि हमें अच्छे से समझ में आ गया, अब हम कोई भी चेंज साथ में भी कर सकते हैं। जैसे साउथ से नॉर्थ ओवर वाले में वेस्ट वर्ड्स हो रहा था, हमने नॉर्थ टू साउथ करा तो कैसे होने लगा ईस्ट वर्ड्स। अब नॉर्थ टू साउथ वाले को नीचे रख दिया तो फिर से वेस्ट वर्ड्स होने लगा। मतलब हर एक बार में जो भी चेंज करेंगे तो डिफ्लेक्शन अपोजिट हो जाएगा, ओके। तो आई होप कि आपको ऑस्टेड से एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझ आ गया। मेक द डायग्राम, फिर देखते हैं आगे हमें क्या करना है। सो नाउ अब आपको आफ्टर मेकिंग द डायग्राम अब आपको करना क्या है, कुछ रूल्स को रिकॉल कर लें तो बेटर होगा ना। कौन से रूल्स? जैसे इसके बाद वैसे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो डेरिवेशन आ रहा है, उसका नाम है बायो-सेवर्ट्स लॉ। एक लॉ है, एक फॉर्मूला है, उसका एक डेरिवेशन है। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें, जैसे आपको पता है राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, बायो-सेवर्ट्स लॉ में ही वैसे यूज होगा, लेकिन रिकॉल कर लीजिए। राइट हैंड थंब रूल का मतलब, जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए इसको करते हैं यूज, कि हम राइट हैंड को इस तरह से रखते हैं तो थंब क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर थंब रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट की डायरेक्शन, तो हमारी जो कर्ल्ड फिंगर्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और इसी का अपोजिट केस भी हो सकता है कि अगर हमारा जो थंब है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, एक मिनट, हमारी जो फिंगर्स है वो रिप्रेजेंट कर रही है सर्कुलर करंट लूप को, यानी कि करंट की डायरेक्शन ऐसी है, लूप में कन्वर्ट हो गया वायर, ज्वाइन कर दिए दो पॉइंट्स, तो थंब रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड को, कहाँ पर, सेंटर पे, उस सर्कुलर लूप के सेंटर पे, ठीक है। पहले वाला केस लगाते हैं, कहाँ लगाना है, बायो-सेवर्ट्स लॉ में लगाना है। कैसे लगाना है मैं बता रही हूँ। एक बहुत बड़ा सा वायर लेगा, बहुत बड़ा सा वायर जब लेते हैं इनफाइनाइट लेंथ का, तो उसको ऐसे सीधा बनाने की जगह ऐसे बनाते हैं, क्योंकि लेंथ अननोन है, इनफाइनाइट है, पता नहीं कितनी है, ठीक है। दूसरी बात, अब लेंथ पता नहीं है, लेंथ की जरूरत पड़ी तो क्या करेंगे, तो उसका तरीका ये है कि जब ऐसा केस हो, इनफाइनाइट लेंथ है, तो माना जाता है वो लेंथ छोटे 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 बहुत छोटे पीसेस से मिलकर बनती है। तो याद है आपको 11th क्लास में रोटेशनल मोशन पढ़ा था, तो उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ रहे थे, तो हम मानते थे स्मॉल एलिमेंट लेते थे लेंथ का dl, अगर याद हो तो dl, मतलब बहुत बड़ी सी चीज़ है तो d लगा दें, d डिफरेंशिएशन का सिंबल है, d लगा दें तो छोटा सा पार्ट हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा इनफाइनाइट लेंथ का वायर था, उसमें करंट फ्लो हो रही थी आई, इसमें करंट कितनी है आई, तो यहाँ dl जो है वो स्मॉल लेंथ को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, उसका नाम बदल गया। ये माना कि पूरे में जो करंट फ्लो हो रही है तो छोटे से पोर्शन को कंसीडर किया, उसमें भी तो करंट है, लेंथ का छोटा सा पोर्शन है लेकिन उसमें करंट है, तो इसलिए इसका नाम पता क्या हुआ, इसका नाम हुआ करंट एलिमेंट। हर एक जगह आप देखेंगे मोस्टली कि पूरा का पूरा वायर जो है वो यहाँ पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड, इस जगह कोई भी जगह ले ली, आपके पास वायर है, इसके आसपास मान लीजिए यहाँ पर यहाँ या फिर इधर कहीं भी, पता करिए इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी, इस पूरे वायर की वजह से टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। वायर की लेंथ नहीं बताई है, कहाँ एक आइडियल रिलेशन बना दीजिए, लेंथ कितनी भी हो हम उसके लिए लगा सकते हैं, एल हो तब भी, और जो है कुछ दे रखी हो जैसे 2 मीटर 3 मीटर तक भी लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें करंट आई दे रखा है, तो हमने मान लिया चलो जितनी भी लेंथ है स्मॉल एलिमेंट ले लिया, करंट एलिमेंट, ये डीएल है, करंट एलिमेंट डीएल लंबाई में, और उसमें करंट फ्लो, ठीक है। अब मान लिया कहाँ पे फाइंड कर ली, मान लिया यहाँ कर, ठीक है, थोड़ा तिरछा ले लिया सीधे तो फिर और आसान हो जाएगा, 90 का एंगल लगाना होगा, यहाँ पर मानेंगे तो फिर एंगल का भी रोल होगा ना, मान लिया ये यहाँ से थीटा एंगल पर है, ऐसे बीच में आना चाहिए, कितना एंगल है ये थीटा, इस वाले पॉइंट पे इसका नाम भी कुछ रख देते हैं V, और इस पॉइंट का नाम है O, ये डिस्टेंस है R,
ओ से पी तक की डिस्टेंस क्या, करंट है आई, ठीक है, और एंगल है थीटा और डिस्टेंस है आर। सब समझ में आ गया। अब एक चीज सोचिए, राइट हैंड थंब रूल अभी बताया था मैंने, कहा था कि अगर करंट कैरिंग वायर स्ट्रेट ही है, यहाँ पर बस लेंथ नहीं पता है, करंट किधर जा रही है वो डायरेक्शन भी दिख रही है, किधर जा रही है, अपवर्ड्स जा रही है। तो अगर करंट अपवर्ड्स हो तो फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अराउंड कैसी होंगी, क्योंकि एटलीस्ट आपको ये तो पता हो यहाँ डायरेक्शन कैसी होगी, फाइंड तो बाद में करेंगे, है ना। डायरेक्शन का एक सिंबल बनाते थे, याद है, एक ऐसा सिंबल होता था और एक ऐसा सिंबल होता था, कौन सा बनाएंगे यहाँ, मार्क्स तो तभी मिलेंगे। तो ऐसी होती है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज होती है, तो इसके आसपास कैसी होंगी, ऐसे सर्कल्स बनेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ इस जगह पे तो बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है सर्कल, और इस जगह पे अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है सर्कल, घुमा के देख लीजिए। पी वाले पे अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है, जो ऐसे वाली डायरेक्शन होती है वो कहलाती है इनवर्ड्स, इनवर्ड्स, और इनवर्ड्स के लिए हम ऐसा निशान बनाते हैं क्रॉस वाला। तो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करनी है यहाँ पर कितनी, ठीक है। तो उसके लिए क्या करा, तरीका ये है, पहले छोटी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करिए, मतलब इतने बड़े वायर की जगह पहले ही पता करिए ये छोटा सा एलिमेंट यहाँ कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। टोटल के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे टोटल, ठीक है। तो इसका तरीका ये था, पूरा एक्सप्लेनेशन इस डायग्राम से दे दीजिएगा, बायो सेवर्ट्स लॉ का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा, बायो और सेवर्ट ये टी साइलेंट है, इन्होंने जो है ना इस पे वर्क किया था, इन दोनों के नाम पे, दो अलग अलग नाम है। बायो सेवर्ट लॉ पढ़ा, किस लिए पढ़ा, किस लिए होता है कि किसी भी करंट कैरिंग वायर के आसपास किसी भी जगह पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना हो तो हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें पहले करंट एलिमेंट कंसीडर किया जाता है, ये भी बता दीजिएगा, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, आर दूरी पे है, थीटा एंगल पे है, ठीक है, इनवर्स डायरेक्शन होगी, सब कुछ बताना है। फिर हम आते हैं मेन डेरिवेशन पे, इसका जो डेरिवेशन क्या है, डेरिवेशन ये है कि मैग्नेटिक फील्ड भी स्मॉल होगी, करंट एलिमेंट है। पहली चीज तो डेरिवेशन कोई वैसा नहीं है, इसमें सिंपली 3-4 स्टेप्स को ज्वाइन कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है वायर में कितना करंट है उसको, ठीक है। दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है कि करंट एलिमेंट किस साइज का है। तीसरी चीज, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है एंगल पर, कि वो एंगल किसके बीच का एंगल बन रहा है, एंगल देख रहे हैं आप, एंगल बन रहा है करंट एलिमेंट और वो जो आपका पॉइंट है उसके बीच में, यानी कि कह सकते हैं करंट एलिमेंट और डिस्टेंस के बीच में, ये तो एंगल हुआ, भाई डिस्टेंस ही तो अलग अलग जैसे भी जाएगी एंगल चेंज होगा, अगर यहाँ जाती तो 90 का बनता। तो किस पर डिपेंड करता है, एंगल पर डिपेंड करता है, डायरेक्ट हमने लिख दिया साइन थीटा, क्योंकि आप देखेंगे साइन 90 का सबसे बड़ी वैल्यू है, साइन थीटा पर डिपेंड करता है, और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि डिस्टेंस अगर बढ़ती है तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, वीक होगी। चारों को ज्वाइन कर दिया, तो dV इज प्रोपोर्शनल टू I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। इसको रिमूव करते हैं तो कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट यहाँ पे लिखा जाता है म्यू नॉट अपॉन 4। ये कांस्टेंट होता है यहाँ पर, जो है आप आगे देखेंगे, आप आगे देखेंगे कि ये जो है मैग्नेटिक परमेबिलिटी कहलाती है, जैसे परमिटिविटी होती थी, इसका मतलब वो ये कि नेचर ऑफ द मीडियम वो अलाउ कर रहा है मैग्नेटिज्म को, यहाँ नहीं कर रहा है, 4 पाई कांस्टेंट है, इस पूरे की वैल्यू जो होती है वो नंबर्स में 10 की पावर -7 होती है, ठीक है, और इसकी यूनिट्स को आप यहाँ से देख भी सकते हैं। चलिए फिलहाल फॉर्मूला इतना है, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ड्राइव करना था। अब इसको अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, आई यहाँ एक आर और आ गया, dl sin थीटा अपॉन, अगर यहाँ आर आएगा तो यहाँ भी आर से मल्टीप्लाई होगा, आर क्यूब बन जाएगा, है ना। ऐसा इसलिए करा कि आपको याद है वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता था, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता था कि जब आप r क्रॉस dl अगर लिख रहे हैं, सॉल्व करेंगे तो r dl sin थीटा आ जाएगा, है ना। वैसे यहाँ भी तो आप लिख सकते हैं, अगर इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, और ये हो जाएगा आपका dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर और अपॉन में r क्यूब, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे, ठीक है। तो आज के लिए हमारा इतना ही वर्क था, आगे हम यहीं से
प्रोसीड करेंगे जो भी होगा। ओके, थैंक यू।